हाय स्टूडेंट्स, गोसेर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 चैप्टर 1 द सॉलिड स्टेट का पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है ना। चैप्टर 2 में मैंने यूनिट सेल्स और ब्रेवियस लैटिस यानी कि 7 क्रिस्टल सिस्टम तक पढ़ा दिया था। ठीक है ना। तो आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे द सॉलिड स्टेट का। ठीक है ना। और जो चैनल बनाए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है ना। तो अब है पार्ट 3 में, द सॉलिड स्टेट पार्ट 3 में कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। मतलब किसी भी यूनिट सेल के अंदर, चाहे वो प्रिमिटिव यूनिट सेल हो, सिंपल यूनिट सेल, चाहे वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हो या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो, तो किसी भी यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। तो हाउ मैनी नंबर्स ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। ठीक है ना। तो किसी भी यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक, उसको हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, क्योंकि अलग अलग यूनिट सेल के अंदर, अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट है सिंपल क्रिस्टल सिस्टम। सिंपल क्रिस्टल सिस्टम मतलब सिंपल यूनिट सेल, है ना। सिंपल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल में सिंपल क्रिस्टल सिस्टम या सिंपल क्यूबिक सिस्टम, सिंपल क्रिस्टल सिस्टम या सिंपल क्यूबिक सिस्टम। तो सिंपल क्रिस्टल सिस्टम या सिंपल क्यूबिक सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स में कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स। अब जो सिंपल यूनिट सेल होती है, यानी कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है ये, ठीक है ना, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है, सिंपल यूनिट सेल क्या होती है, जिसमें जो एटम्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स में प्रेजेंट है। सिंपल यूनिट सेल है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स कहाँ होंगे, सिर्फ कॉर्नर्स में प्रेजेंट होंगे, सिर्फ कॉर्नर्स में प्रेजेंट होंगे। और यूनिट सेल के अंदर कितने कॉर्नर्स हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, 8। ठीक है ना। अब ये जो एटम है, कॉर्नर वाला कोई भी एटम है, कॉर्नर्स वाला जो कोई भी एटम होता है, वो जो है 8 यूनिट सेल से कनेक्ट हो सकता है, 8 यूनिट सेल से कनेक्टेड होता है। मतलब उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है किसी भी, क्योंकि वो 8 सेल से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है ना। जो एटम है सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो कॉर्नर्स पर एटम होता है वो 8 यूनिट सेल से कनेक्ट हो सकता है। अभी एक इधर से, एक तो है ये यहाँ पे, एक इधर से हो जाएगी, एक उधर से हो जाएगी, एक इधर से हो जाएगी, फिर एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। ठीक है ना। तो मतलब ये जो एटम है ये 8 यूनिट सेल से कनेक्ट रहता है। मतलब जब यूनिट सेल आपस में अटैच होंगी, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा तो क्रिस्टल लैटिस बनेगा। तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर कोई भी एक एटम, सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर, सिंपल क्यूबिक सिस्टम के अंदर कोई भी एक एटम 8 यूनिट सेल से कनेक्टेड यानी कि घिरा हुआ रहता है। इसका मतलब उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर ईच यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के लिए इस कॉर्नर वाले एटम का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो होता है 1/8। कॉर्नर्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना होता है, 1/8। तो कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है कॉर्नर्स वाले एटम का ईच यूनिट सेल के लिए वो होता है 1/8। यानी कि इस वाले एटम का 1/8 है, इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन इसके लिए 1/8 है, इसका भी 1/8 है। मतलब कितना होगा, 1/8 होगा। ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक सिस्टम, तो नंबर ऑफ एटम्स इन ए सिंपल क्यूबिक सिस्टम इज इक्वल टू होता है, कॉर्नर्स कितने हो गए, 8। ठीक है ना। इनटू क्या होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। कितना हो गया, 8 1 8। नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया, 1। तो यानी कि सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर, सिंपल क्यूबिक सिस्टम के अंदर जो यूनिट सेल होती है, उस यूनिट सेल के अंदर कितना एटम्स होते हैं, 1। ठीक है ना। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में, सिंपल प्रिमिटिव सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 1 होता है। क्यों, क्योंकि जो ईच कॉर्नर वाला आइटम है उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 1/8 है और टोटल आइटम्स कॉर्नर्स कितने हो गए 8 और
एक कॉर्नर्स पे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/8, 8 1 सा 8। तो सिंपल यूनिट सेल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितना होता है 1 होता है। सेकेंड, ठीक है ना, सेकेंड जो है वो है फेस सेंटर, ये बॉडी सेंटर। सेकेंड है बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम, बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम, बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम, ये बॉडी सेंटर यूनिट सेल, ठीक है ना। बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम यानी कि बीसीसी, ठीक है ना। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सिस्टम यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है ना। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स इन अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स हमें कैलकुलेट करनी है। पहले तो पता होना चाहिए कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है, जिसमें जो एटम्स हैं वो यूनिट सेल के कॉर्नर्स के साथ साथ, उनके कॉर्नर्स पे तो होंगे, ठीक है ना, कॉर्नर्स के साथ साथ कहाँ पे होते हैं, बॉडी के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में होता है। तो ये तो हो गया अगर कॉर्नर्स पे है तो ये सिंपल यूनिट सेल हो गई, प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गई। लेकिन इसमें क्या हो गया, बॉडी के सेंटर में भी, कॉर्नर्स के साथ साथ कहाँ पे हो, बॉडी के सेंटर में भी एटम प्रेजेंट हो, और बॉडी का सेंटर होता है 1, ठीक है ना। तो क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, ये बीसीसी, ठीक है ना, इन बीसीसी, ठीक है ना, बीसीसी। तो नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं बीसीसी। तो नंबर ऑफ एटम्स बीसीसी में कितने हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या हो गया, कॉर्नर पे जो एटम होता है, यहाँ पे बताया था, कॉर्नर पे जो एटम होता है इसका कंट्रीब्यूशन ईच यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। एक यूनिट सेल के लिए जो कॉर्नर पे एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, ठीक है ना। तो कितना होता है, 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका 1/8, इसका भी 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 1/8। तो कॉर्नर्स कितने होंगे 8, और कंट्रीब्यूशन कॉर्नर्स वाले का कितना होता है 1/8, ठीक है ना। ये तो हो गया इतना, प्लस ये तो कॉर्नर्स वाला हो गया, प्लस बॉडी के सेंटर में कितने एटम है 1, और सेंटर में तो जो सेंटर वाला एटम है वो तो किसी से कंट्रीब्यूट हो नहीं सकता, ठीक है ना, अकेले उसी यूनिट सेल का रहेगा। तो सेंटर में कितना एटम हो गया 1, क्योंकि सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन किसी से नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कितना हो गया 8 1 8, कितना हो गया यहाँ पर 1 और प्लस 1, कितना हो गया 2। तो बीसीसी के अंदर मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 2 नंबर ऑफ एटम्स होंगे इन बीसीसी, ठीक। थर्ड है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, मतलब इन एफसीसी, ठीक है ना, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स में कैलकुलेट करें। तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एटम्स इन एफसीसी, तो एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करें। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती क्या है, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, जिसमें जो एटम्स हैं वो यूनिट सेल के कॉर्नर्स के साथ साथ, यानी कि कॉर्नर्स पर होंगे, लेकिन कॉर्नर्स के साथ साथ कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर्स के साथ साथ कहाँ पे होंगे, है ना, एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, मतलब हर फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे। कॉर्नर्स पे तो हैं लेकिन कॉर्नर्स के साथ साथ कहाँ पे होंगे, वो कॉर्नर्स के साथ साथ कहाँ होंगे, एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, मतलब हर एक फेस के सेंटर में। अब एक फेस ये हो गया ऊपर वाला, इसके सेंटर में, एक फेस नीचे वाला हो गया इसके सेंटर में, एक फेस हो गया राइट हैंड वाला इसके सेंटर में, एक लेफ्ट वाला इसके सेंटर में, एक फ्रंट वाला ये और एक बैक वाला ये। तो बॉडी के सेंटर के अंदर रिप्रेजेंट हो, ठीक है। तो क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, अब यहाँ पे देखो कॉर्नर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, कॉर्नर्स कितने हैं 8, और कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है 1/8 प्लस। अब ये जो फेस पे जो फेस के सेंटर में जो एटम प्रेजेंट रहता है, चाहे कोई सा भी फेस हो, इधर भी कोई सा फेस हो सकता है। अब यहाँ पे ये यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल से अगर मैं कोई
दूसरी यूनिट सेल यानी कि कोई अदर यूनिट सेल कनेक्ट करूँगा तो जो फेस वाला ये फेस है, फेस वाला जो एटम है ये जब दूसरी सेल में कनेक्ट करूँगा तो ये जो एटम है ये हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो फेस सेंटर्ड वाला एटम है, ठीक है ना, फेस पे जो फेस के सेंटर में जो एटम है वो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2। क्यों? क्योंकि एक यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल के अंदर एक एटम है फेस पे, जब दूसरी सेल कनेक्ट करी जाएगी तो वो जो एटम है वो हाफ हो जाएगा, हाफ एक यूनिट सेल का, हाफ पहली वाली यूनिट सेल का, ठीक है ना। तो जो फेस के सेंटर में जो एटम होता है, फेस वाले एटम का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/2। तो प्लस और फेसेस कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक लेफ्ट राइट ऊपर वाला नीचे वाला फ्रंट और बैक 6 फेसेस हो गए। और फेस वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहता है 1/2, क्योंकि फेस पे जो एटम प्रेजेंट होता है वो 2 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग होती है, हाफ की शेयरिंग होती है, ठीक है ना, यानी कि हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो हाफ का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया फेस पे, कितने हो गया 8 1 सा 8 2 3 सा 6, तो 1 तो हो गया यहाँ पे, प्लस 3 1 सा 3 इज इक्वल टू 3 और 1 4। तो FCC के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 4। तो सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर ये सिंपल क्यूबिक सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 1। BCC बॉडी सेंटर यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 2, ठीक है ना। और फेस सेंटर यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4, ठीक है ना। ठीक है, अभी हो गया। अब इससे अगला टॉपिक, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना बता दिया था। अब ये 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेस वही रहेगा, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर। क्वेश्चन ये कह रहा इन ए यूनिट सेल ऑफ कंपाउंड द कैटायन A+ आर एट द कॉर्नर्स एंड द एनायंस B- आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। मतलब ये कह रहा है कि कहाँ पे है, बॉडी सेंटर के अंदर है एनायन और कॉर्नर्स पे क्या है, कॉर्नर्स पे है कैटायन, कॉर्नर्स पे है कैटायन और बॉडी सेंटर के अंदर है क्या एनायन। इसका मतलब क्या होगा, जब कॉर्नर्स के साथ साथ कहाँ पे हो, बॉडी के सेंटर के अंदर, और जब आइटम्स मॉलिक्यूल्स या आयन कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी के सेंटर के अंदर हो तो वो यूनिट सेल होती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम। और बॉडी सेंटर के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, पहले ये निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2, पहले निकाल, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूनिट सेल है, ठीक है ना, ये यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल के अंदर A+ कैटायन एट द कॉर्नर्स, मतलब यहाँ पे क्या है A+, क्या है यहाँ पे भी A+, कॉर्नर्स पे क्या है सब जगह A+ है, ठीक, कॉर्नर्स पे है A+, ठीक। लेकिन क्या कह रहा है एनायन B- आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, जो B- वो बॉडी सेंटर पे है, यानी कि B- है यहाँ पर। इसका मतलब एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम हो गया। और इसमें क्या करना है, हमें कंपाउंड का फार्मूला बनाना है, ठीक है ना, सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ आयंस में क्या हो गया, अभी पहले कॉर्नर्स पे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ कैटायंस मतलब A+, नंबर ऑफ कैटायंस यानी कि A+ इन पर यूनिट सेल, तो नंबर ऑफ कैटायंस यानी कि A+ पर यूनिट सेल। अब A+ नंबर ऑफ एटम्स यानी कि नंबर ऑफ कैटायंस निकालना है A+, लेकिन A+ है कहाँ, कॉर्नर्स पे, और कॉर्नर्स कितने हैं 8, और कॉर्नर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, तो 8 1 सा 8, यानी कि नंबर ऑफ कैटायंस कितना आ गया 1, ठीक है। अब क्या है, नंबर ऑफ एनायंस निकालना, नंबर ऑफ एनायंस मतलब B- इन पर यूनिट सेल, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ कैटायन निकालिए, वो कॉर्नर्स पे थे, कॉर्नर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो कॉर्नर्स पे नंबर ऑफ कैटायन कितना आएंगे 1। अब ये क्या है, नंबर ऑफ एनायंस कैलकुलेट करने, क्योंकि B- यानी कि एनायन भी प्रेजेंट है बॉडी सेंटर के अंदर,
तो नंबर ऑफ एनायंस यानी कि बी माइनस पर यूनिट सेल कहाँ पे है? ये बॉडी सेंटर के अंदर, और बॉडी का सेंटर कितना होगा मेन? 1। तो नंबर ऑफ एनायंस भी कितने होंगे? 1। ठीक है ना, नंबर ऑफ एनायंस कितने होंगे? 1। ऐसे में तो 1 एटम है और सेंटर कितना है? 1। तो कितना आएंगे? 1। ठीक। अब नंबर ऑफ एनायंस भी 1 आ गया, नंबर ऑफ कैटायन भी 1 आ गया। तो फार्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या है? फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, फार्मूला ऑफ द कंपाउंड कुछ नहीं होगा, जो बोला है उसको लिख लो। एनायन क्या है? A+, कैटायन क्या है? B-। अब जो नंबर दिया है, नंबर ऑफ एनायंस कितने हैं? 1, यानी कि 1 यहाँ पे बेस में। नंबर ऑफ एनायंस कितने हैं? 1। ठीक है ना, तो इसको हम 1 को लिखने की जरूरत नहीं होगी। A+B-, कंपाउंड का फार्मूला हो गया A+B-। ठीक है ना, ये तो होगी फर्स्ट का। सेकंड क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एटम्स Y एंड X एंड Y, यानी कि कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर एटम्स हैं X एंड Y, यानी कि X और Y एटम्स प्रेजेंट है उसके अंदर इन क्यूबिक सिस्टम। द एटम X आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, यानी कि जो X है, X कहाँ पर प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे ऑफ ए क्यूब। तो जो X एटम है वो तो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, लेकिन एटम Y आर एट द फेस सेंटर। इसका मतलब कॉर्नर्स के साथ साथ अगर बॉडी के सेंटर में होता तो बॉडी सेंटर यूनिट सिस्टम होता, और अगर कॉर्नर्स के साथ साथ फेस के सेंटर पे है तो इसका मतलब होता है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। ठीक है ना, तो कह क्या रहा है? इसका मतलब क्या है कि भाई ये फेस सेंटर्ड यूनिट सिस्टम बना लो, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, क्योंकि उसने बोला है कि कॉर्नर्स के साथ साथ कहाँ पे? एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। ठीक है, क्या है? कॉर्नर्स पे क्या है? एट द क्यूब सिस्टम द एटम्स X आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, यानी कि X जो है कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, यानी कि X यहाँ पे, यानी कि कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8। तो 8 के 8 कॉर्नर्स पे क्या हो गया? X। ठीक है, और कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8, सभी का 1/8। फिर क्या कह रहा है? वाइल एटम Y आर एट द फेस सेंटर। Y कहाँ पे है? फेस के सेंटर में। तो Y कहाँ होगा? एक यहाँ पर हो गया होगा Y, एक यहाँ पर हो गया होगा Y, एक यहाँ हो गया होगा Y, एक यहाँ हो गया Y, एक फ्रंट और एक बैक। ठीक है, तो ये बन गया फेस सेंटर यूनिट सिस्टम बन गया। अब क्या करना है हमें? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, और फार्मूला निकालने के लिए, कंपाउंड का फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए पहले नंबर ऑफ जो कॉर्नर्स पे एटम है ना, नंबर ऑफ कॉर्नर्स एटम निकालने पड़ेंगे और नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड वाले एटम निकालने पड़ेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, तो सबको अलग अलग निकालो, कॉर्नर्स वाले एटम अलग और फेस सेंटर्ड वाले अलग। ठीक है ना, तो फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए, कंपाउंड का फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? पहले हम नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं, कॉर्नर्स वाले भी, बॉडी सेंटर बोला तो बॉडी सेंटर वाले भी, फेस सेंटर बोला तो फेस सेंटर वाले भी, उनको अलग अलग निकाल लेते हैं। फार्मूला लिखने के लिए क्या होगा? जो जो एटम्स हो उनको लिख लेते हैं, फिर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या करना है? नंबर ऑफ एटम्स at the corners, number of atoms at the corners per unit cell, in per unit cell। तो नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम्स X, नंबर ऑफ एटम X at the corners in per unit cell। तो नंबर ऑफ एटम X at the corners per unit cell, क्योंकि X कहाँ पे? कॉर्नर्स पे, और कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8। कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8, और कॉर्नर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। 8 1 से 8, तो कॉर्नर्स पे नंबर ऑफ X एटम, नंबर ऑफ एटम X कितना हो गया कॉर्नर्स पे? 1। ठीक है, तो कॉर्नर्स पे आ गया। अब कहाँ पे थे? फेस सेंटर। तो नंबर ऑफ एटम्स Y कहाँ पे? एट द फेस सेंटर, एट द फेस सेंटर इन पर यूनिट सेल। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ एटम Y कहाँ पर? एट द फेस सेंटर इन द पर यूनिट सेल। तो फेस सेंटर, फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? मैंने बताया था कि फेस जो है, फेस वाला जो एटम होता है, फेस वाले एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2। ठीक है ना, 1/2। ठीक है ना, हाफ होता है कॉन्ट्रीब्यूशन फेस का। और फेसेस कितने होते हैं? लेफ्ट राइट
ऊपर वाला नीचे और फ्रंट बैक कितना हो गया 6 फेस हो गया। और सिर्फ फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ, तो 2 3 और 6, तो फेस सेंटर्ड यानी कि फेस सेंटर्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया फेसेस का 3। तो फेस पे कितने आइटम्स हो गए 3 और कॉर्नर पे कितने हो गए 1। फार्मूला ऑफ द कंपाउंड कितना हो गया, फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। अभी देखो कंपाउंड के अंदर कौन कौन से आइटम्स हैं, एटम एक्स एंड एटम वाई। तो एटम एक्स एंड एटम वाई लिख लिया। कंपाउंड का फार्मूला लिख लेंगे, क्या करोगे जो उसमें एनायन कैटायन या एटम्स दे रखे हैं उनको लिख लो, लिख लिया। और कॉर्नर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था 1, तो ठीक है ना। और सेंटर का फेस सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था 3, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 पे इसे ऐसे रहने दो और y पे, यानी कि फार्मूला ऑफ कंपाउंड हो गया XY3। ठीक है, अब ठीक है ना। अब है पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, सपोज कर लें अब ये कोई क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है ना। ये 2 डायमेंशनल बनाया हमने, 3 डायमेंशनल में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या था, कोई क्रिस्टल सिस्टम है, इसके अंदर मैंने एटम्स जो हैं, इसके अंदर एटम्स हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, एटम्स हैं, ठीक है ना। ये क्रिस्टल सिस्टम, इसके अंदर एटम्स हैं, ठीक। और जब एटम्स हैं तो क्या करेंगे, अभी क्रिस्टल सिस्टम था, इस क्रिस्टल सिस्टम का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ, ये यूनिट सेल मान लीजिए, ठीक है ना, ये यूनिट सेल है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो टोटल वॉल्यूम हो गया यूनिट सेल का, ठीक है ना। सपोज कर लिया मैंने वी, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज वी, ठीक। अब मैंने इसके अंदर एटम देखे क्योंकि इसके अंदर एटम्स हैं, ठीक है ना। अब एटम्स है तो एटम भी क्या करेंगे, स्फेरिकल होते हैं एटम्स, एटम स्फेरिकल होते हैं, तो इस यूनिट सेल का वॉल्यूम है। अब जब एटम्स होंगे तो एटम यूनिट सेल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम कवर करेंगे, ठीक है ना। तो वॉल्यूम occupied by atoms present in unit cell। तो इसमें उन्होंने सपोज कर लिया, मैंने सपोज कर लिया V1, ठीक है ना। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू V, और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल इज V1, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, पैकिंग इफिशियंसी जो होती है, पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है V1 अपॉन V, मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना। तो पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है, पैकिंग इफिशियंसी होती है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल, ठीक है ना, एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल के रेशियो क्या कहा जाता है, पैकिंग इफिशियंसी कहा जाता है, ठीक है ना। तो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज नोन एज पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है ना, नॉन पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है ना। अगर हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, अगर हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करनी है तो क्या करते हैं, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो अब मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब है पैकिंग इफिशियंसी, ये पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है, ठीक है ना। पहला है फर्स्ट पैकिंग इफिशियंसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है ना। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है, ठीक है ना। सिंपल यूनिट सेल की पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है,
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगी है, ठीक है ना, जिसमें जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं, वो सिंपल यूनिट सेल होगी। यहाँ पे क्या हो गया, एक एटम यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कॉर्नर्स पर प्रेजेंट, ठीक है ना। समझ में पाए। अब ये क्या है, यूनिट सेल है, वो भी क्यूबिक है, और क्यूब क्या होता है, जिसमें तीनों साइडें क्या होंगी, इक्वल होती है, ठीक है ना। A = B = C मैंने सपोज कर लिया, तीनों क्या होंगे, इक्वल होगी, तो मैंने A सपोज कर लिया, ठीक है ना। ये क्या हो गई, ये और ये क्या हो गई, तीनों इक्वल हो गए, सारी साइड्स इक्वल हो गई, लेफ्ट एंड राइट इक्वल हो गई। अभी एक आइटम है, इसको थोड़ा बड़ा करके बनाना है, ये एक आइटम हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, दूसरा आइटम इस कॉर्नर पे हो गया, ठीक है ना, ठीक। अब एक आइटम ये है, एक आइटम ये है, क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये टोटल क्या है, ये टोटल है A, यहाँ से यहाँ तक क्या है, टोटल A, यानी कि जो एज है, ठीक है ना, एज मतलब साइड ऑफ द क्यूब कितना हो गया A, और यहाँ से यहाँ तक सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस क्या हो गई, रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, रेडियस। इसका मतलब जो साइड है, यानी कि जो एज है, A हो गया 2r, क्योंकि A हो गया r प्लस r, A हो गया r प्लस r, A हो गया 2r, ठीक है ना, 2r हो गया। अब ये तो था साइड, हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना, A, ठीक है ना, एज ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। A हो गया, क्योंकि एक एटम यहाँ पे था, एक एटम यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक r, A हो गया 2r, A हो गया 2r, क्योंकि जो साइड हो गई वो 2r हो गई सिंपल यूनिट सेल। अब क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स इन, ठीक है ना, सिंपल यूनिट सेल, इन सिंपल यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल यूनिट सेल कितना होता था, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन 1/8, कितना हो गया 1। तो सिंपल यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 1। अब क्या करना है, एक एटम का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो गया, एटम नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1, ठीक है ना। और ये क्या है, स्फेरिकल है, क्या है, स्फेरिकल है, और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr3। तो कितना हो गया वॉल्यूम, 1 एटम का, क्योंकि 1 एटम है ना ये सिंपल यूनिट सेल के अंदर, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 1 एटम का वॉल्यूम कितना हो गया, स्फीयर का, यानी कि जो स्फेरिकल होता है वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3 πr3, कितना हो गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया 4/3 πr3 हो गया 1 एटम का क्या वॉल्यूम, ठीक है ना। ये तो था 1 एटम का वॉल्यूम, ठीक है ना। सिंपल यूनिट सेल के अंदर क्या बैठता है, 1 एटम, और 1 एटम का वॉल्यूम हो गया 4/3 πr3। लेकिन अब हमें पूरी यूनिट सेल का निकालना है, ठीक है ना, किसका निकालना है, पूरी यूनिट सेल का। तो वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ये क्या है, ये है क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, और साइड कितनी है, साइड है A, साइड कितनी है, A कितनी है 2r, इसका मतलब 2r का क्यूब, और 2r का क्यूब कितना हो गया, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और r क्यूब। तो टोटल यूनिट सेल का जो वॉल्यूम हो गया 8r क्यूब, और 1 एटम का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा 4/3 πr3। तो हमें निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है ना, पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल, ठीक है ना। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम कितना है 4/3 πr3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना हो गया 8r3, ठीक है ना, 8r3। यहाँ से क्या करोगे, r³ से r³ कैंसिल हो गया, कितना हो गया 4/3, 4/3, पाई की वैल्यू होगी 22/6,
7 और अपॉन में क्या है 8, ठीक है ना। अब क्या हो गया, ये हो गया अपॉन में 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना हो गया, ऊपर हो गया कितना 11, 11 बाई 7 3 जा 21, 11 3 जा 21, ठीक है। ठीक है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, आर क्यूब आर क्यूब हो गया, और 8 से इसको करोगे तो ये जाएगा 0.524, ठीक है ना, 0.524, 0.524 इतनी आएगी पैकिंग फ्रैक्शन। अगर इसको हम परसेंटेज में डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, तो पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू कितना हो गया 0.524, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया, कितना हो जाएगा 52.4%। इतनी तो होगी पैकिंग इफिशियंसी, यानी कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करा है एटम ने वो कितना हो गया 52.4, ये तो होगी पैकिंग इफिशियंसी। लेकिन जो बाकी वॉल्यूम बचा है, ठीक है ना, तो जो अनऑक्यूपाइड बचा है, अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम, तो अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना बचा है, टोटल होता है 100 में से ऑक्यूपाई कितना कर लिया, कितनी पैकिंग की से 52.4%, ठीक है ना, तो बची कितनी, ये बच जाएगी यहाँ पे 47.6%, ये अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम और पैकिंग फ्रैक्शन आ गया ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के 52.4%, ठीक है। ठीक है ना, तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी 52.4, और अनऑक्यूपाइड जो परसेंटेज है वो गया 47.6, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या था, जो साइड थी, साइड ऑफ क्यूब थी, a इज इक्वल टू 2r, अगर हमें यहाँ से रेडियस कैलकुलेट करनी है तो r इज इक्वल टू हो जाएगा a/2, रेडियस हो जाएगी a/2, ठीक है ना। ओके, पार्ट 3 में यहाँ तक ही, ठीक है ना। इसके बाद जो बाकी है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी, और आगे का जो टॉपिक है वो हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।